गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम टॉपिक यूनिट सेकंड जो है हमारे पास वहाँ से किरचॉफ्स लॉ लेकर आए हैं। डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे वो सीबीएसई पैटर्न है, चाहे वो एचबीएसई पैटर्न है, और चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो या एमएससी लेवल पढ़ रहे हो, किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट, अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो 1942 में एक जर्मन फिजिसिस्ट था किरचॉफ्स, उसने दो लॉज दिए। उसका जो पहला लॉ था, जिसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं, जंक्शन रूल भी कह सकते हैं। मैं इसे करंट लॉ के नाम से भी कह सकता हूँ, क्योंकि करंट के बारे में ज़्यादातर कहा गया है इसमें। तो इसका जो किरचॉफ्स का पहला लॉ है, ये क्या बताता है? किरचॉफ्स का पहला लॉ इस बात को कहता है कि सपोज दैट एक जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पे जितना भी करंट आता है, आने के बाद में उसी जंक्शन पॉइंट के थ्रू, क्योंकि उस जंक्शन से नंबर ऑफ कंडक्टर जुड़े हुए हैं, अब उन कंडक्टर से जितना करंट आता है उतना ही करंट हमारे पास बाहर कुछ कंडक्टर्स और लगे होते हैं जो करंट को लीव करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल की बात करूं कि दिल्ली हमारे पास एक जंक्शन है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं, और उन बहुत सारी ट्रेन्स में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैवलर्स आते हैं, हमारे पास में पैसेंजर आते हैं। लेकिन कोई भी पैसेंजर उस जंक्शन पॉइंट पे नहीं रुकता है, क्योंकि सारे सपोज दैट मैं दिल्ली गया और दिल्ली से मुझे जयपुर जाना है, तो दिल्ली से जयपुर जाना है या दिल्ली से मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, सपोज दैट मुझे जम्मू कश्मीर जाना है जम्मू के लिए, तो पहले मुझे दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जंक्शन है हमारे पास में, जैसे मथुरा भी एक जंक्शन है। अब दिल्ली में जंक्शन पर पहुंच गया, यानी कि मैं वहाँ तक गया, और वहाँ से दिल्ली जंक्शन से मैंने एक ट्रेन पकड़ी जो जम्मू के लिए थी, वहाँ से मैं लीव कर गया। तो यानी कि मैं जंक्शन पॉइंट पे गया तो सही, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं हूँ। एग्जैक्टली जो करंट आता है नंबर ऑफ कंडक्टर से, वो करंट जितने कंडक्टर हमारे पास में भेजने वाले हैं, जिन्हें हम एंटरिंग कंडक्टर बोल सकते हैं, जो करंट को एंटर कराते हैं, उतने ही कंडक्टर से हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि दो कंडक्टर से करंट आया है तो तीन कंडक्टर से भी जा सकता है, तीन कंडक्टर से करंट आया है तो चार कंडक्टर से भी जा सकता है, दो कंडक्टर से आया है तो एक कंडक्टर से भी जा सकता है। ये मैटर नहीं है। मैटर ये रखता है कि जितना भी करंट आया है उतना ही करंट बाहर के लिए निकल जाता है, बाहर जाता, मतलब जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, उनसे हमारे पास करंट आ रहा है। अब हम स्विच ऑन करते हैं, एक फ़ैन के लिए, कोई ट्यूबलाइट के लिए, या एलईडी के लिए, या फ्रीज वॉशिंग मशीन के लिए, तो जितना करंट आया था उतना ही करंट हमारे पास चला गया, उस बोर्ड में हमारे पास करंट ज़ीरो बचा। अब ये कोशिश मत करना कि लोग करंट तो है ही नहीं कि हम अपने स्विच को मतलब हाथ लगा दें अंदर से, नहीं, करंट का फ्लो तो चल रहा है ना, करंट नहीं है लेकिन फ्लो चल रहा है। तो एग्जैक्टली मैं बात कर लेता हूँ कि इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। या फिर हम कह सकते हैं जितना करंट एंटर होता है जंक्शन में उतना ही करंट लीव कर जाता है जंक्शन से। जैसे कि ये एक ओपन जंक्शन पॉइंट था, तो देखिए जो I1 है और जो I2 है, ये दोनों करंट एंटर कर रहे हैं जंक्शन पॉइंट पे, एरो सिंबल इस बात को दिखा रहा है। लेकिन I3 और I4 जो कंडक्टर है हमारे पास में, जो ये करंट फ्लो कर रहा है इन कंडक्टर से, दोनों कंडक्टर से, उतना ही करंट इनसे बाहर निकल गया जितना करंट आया था इनसे बाहर निकल। तो इस फिगर में ये बताया गया है कि जंक्शन पॉइंट ओ एक सर्किट में दिखाया गया, जिसमें 4 करंट्स दिखाए गए हैं। I1 I2 जो फ्लो टू जंक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन I3 I4 क्या कर रहा है, जंक्शन से दूर की तरफ निकल रहा है। अब जो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो जंक्शन की तरफ जाएगा उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव ले लिए हैं, लेकिन जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन्हें क्या लेना है, माइनस लेना है। तो इसका मतलब I3 I4 जब इधर लेकर आए थे प्लस, क्योंकि इसका मतलब जो I1 I2 से जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट I3 और I4 से निकल रहा था, यानी कि इनकमिंग करंट बराबर रहेगा किसके, आउटगोइंग करंट के। तो फर्स्ट लॉ को हम KCL रूल भी कह सकते हैं, या फिर एक टॉपिक और है जिसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर से, लेकिन चार्ज का यहाँ पे कहीं पर भी आप देख रहे हो जितना करंट आया था उतना ही करंट बाहर चला गया, मतलब चार्ज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मैं टॉपिक सेकंड की बात करता हूँ। किरचॉफ सेकंड रूल है, इसमें बताया गया एक क्लोज लूप होगा सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल दो, इलेक्ट्रिक सर्किट या क्लोज लूप कह दूँ, उसमें
एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल में चेंज आएगा मस्ट बी जीरो, किसके बराबर रहेगा, डेल वी इक्वल टू किसके रहेगा, जीरो के। या फिर मैं कह सकता हूँ एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स, जितने भी बैटरीज लगाई गई हैं वो बराबर रहेगा हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के, करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इसके लिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एक बैटरी हो गई, एप्सिलॉन 2 एक बैटरी हो गई, इनके साथ R1 और R2 रेजिस्टेंस लगा, एक R3 रेजिस्टेंस। तो देखिए क्लोज लूप ABCDEFA ये कंप्लीट सर्किट है। तो हमने कहा है कि इस फिगर में हमने पहले लूप लिया ABCFA दिखाई दे रहा। अब यहाँ से चलते हैं, एरो की डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस लेना है, एरो के अपोजिट चलोगे तो माइनस लेना है, ये साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ से चले, देखिए I1 इंटू R1 यहाँ से गए, फिर इधर एरो इधर जा रहा है लेकिन हम उसके अपोजिट चल रहे हैं, तो क्या माइनस के I2 इंटू R2। तो जब सेल इधर गए तो एप्सिलॉन 1 था, इधर अब करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस के एप्सिलॉन 2 था। एप्सिलॉन इस सर्किट में दिखा दें, वही बात आ गई, यहाँ पे भी किरचॉफ सेकंड रूल ओबे कर रहा है। चलिए एक और लूप ले लेते हैं, CDEFC यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चल रही है तो एप्सिलॉन 2, यहाँ पे और कोई ईएमएफ बैटरी नहीं है, इक्वल टू यहाँ से गए करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 R2 करंट की डायरेक्शन, यहाँ से गए I1 प्लस I2 इंटू में क्या आ जाएगा R3, यहाँ पे प्लस का दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे भी देखिए किरचॉफ चेंजिंग आ रहा है वोल्टेज में। तो सेकेंड लॉ को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज लॉ कहेंगे, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल की बात की गई है, और पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि चार्ज पार्टिकल द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। दैट इज यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है। तो एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल एनर्जी, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रही, सिर्फ क्या हो रहा है, एक लूप से दूसरे लूप में क्या कर रहा है, एनर्जी रिमूविंग कर रहा है, इस पूरे लूप में एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि मेरी बातें यहाँ पर आपके समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है देन वी कंसर्न मी। इसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि I1 I2 I3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, I3 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस 6 वोल्ट। तो देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पे I1 I2, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, I1 प्लस I2 बराबर किसके होता है, I3 के। देखिए I1 और जो I2 वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों प्लस, लेकिन I3 उनके अपोजिट चल रहा है तो उनके इक्वल आ जाएगा। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, चलिए मैं बात कर लेता हूँ ABEFA इस सर्किट में। ABEF में तो यहाँ से चलते हैं, 5 I1 हो जाएगा हमारे पास में प्लस का, यहाँ से गए इधर आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2I3 हमारे पास, ये आ जाएगा 2I3 इक्वल टू किसके वोल्टेज, एरो की डायरेक्शन चले थे तो 12 वोल्ट के बराबर है, ये आ गया। अब दूसरे सर्किट की बात करते हैं BCDEB, यहाँ से चलते B से C, इधर गए तो देखो अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस के 3I2 हो जाएगा, माइनस के 3I2, इधर गए BCDE, इधर गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन ये इधर थी हमारे पास अपोजिट में थी, लेकिन हम इधर जा रहे हैं तो किसका आ जाएगा, माइनस के 2I3। ये करंट की डायरेक्शन दिखाई गई, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, ये I3 नीचे की तरफ आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये I3 जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये माइनस की हो गई, इक्वल टू किसके आ जाएगा, -6। वो करंट इधर जा रहा है लेकिन हम चल इधर रहे हैं तो -6। इसमें से माइनस कॉमन लेकर ये कितना, जो 2I3 प्लस 3I2 इक्वल टू किसके आगे 6 के। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। देखिए 2I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के, प्लस में क्या है 5I1 बराबर किसके आगे 12 के, मल्टीप्लाई कर दे 2I1 प्लस 2I2, 5I1 इक्वल टू किसके आगे 2 के। तो 5 और 2 कितने हो गए 7I1, प्लस में कितना हो गया 2I2 इक्वल टू किसके आगे 12 के। इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी हमारे पास ये वाला, इसमें भी उसके इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2I3 की जगह क्या आ गया I1 प्लस I2, प्लस में क्या बच गया 3I2 इक्वल टू किसके आगे 6 की। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे 3 और 2 कितने 5I2 हो गए, 2I1 इक्वल टू किसके आगे 6 के। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 यहाँ पे बन चुकी हैं,
ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 5 बन चुकी सॉरी, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 है। दोनों को हमने, इस इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, सब्सट्रैक्ट किया, माइनस प्लस कट गए, 35 में से 4 गए तो 31 बच गया, ये 48 बच गया, तो I1 की वैल्यू 1। इस I1 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। पुट किया, पुट करने के बाद मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, I2 की। अब I1 और I2 की वैल्यू निकल चुकी है, उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद में आपके पास क्या वैल्यू निकल जाएगी, I3 में। तो डियर स्टूडेंट, इसी के बेसिस पर मैंने एक असाइनमेंट्स तैयार किया है, आप देख लीजिए। ये असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो देन कंसर्न मी। इसके 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हैं। ओके, थैंक यू सो मच।